स्वागत है आपके अपने चैनल सम्राट सीईडी पे। देखिए, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सीएमईडी के बारे में। देखिए, सीएमईडी पढ़ाने का हम लोग का कोई प्लान नहीं था, ठीक है। लेकिन विजय सिंह और एक रंजीत कुशवाहा करके हैं, और भी लड़के कुछ रिक्वेस्ट किए कि सर सीएमईडी के बारे में भी कुछ बताइए। तो फिर हम लोग सोचे कि ठीक है, उसका भी कुछ वीडियो बना देते हैं। लेकिन देखिए, इस लेक्चर में हमको मतलब जितना टॉपिक इस पर आ रहा है उतना लिखे हैं, ठीक है। और भी इसके जो टॉपिक हैं जो बचेगा वो आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जितना मतलब मैक्सिमम जितना प्रयास कर रहे हैं आपको अधिक से अधिक बताने के लिए, ठीक है। और देखिए, वीडियो आप लोग कमेंट किए थे, लगभग 2 दिन हो गया। देखिए, इधर बहुत बारिश आ रही है। बारिश आने की वजह से लाइट की भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बहुत लेट से पहुंच रहा है, इसके लिए खेद है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, निर्माण प्रबंधन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। देखिए, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक कार्य है, तो मतलब एक उद्देश्य के लिए मतलब अलग अलग आदमियों की जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों को क्या एक संयुक्त रूप से एक जो व्यवस्था बनाई जाती है, जो व्यवस्था बनाने की जो कला होती है, उसी को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। अगर वो कंस्ट्रक्शन के लिए है तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अलग अलग वर्क के लिए है तो उसका अलग अलग नाम देकर उसके आगे प्रबंधन लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अभी बताएं कि कई लोगों का टीम होता है, तो इसमें टीम भी होते हैं, ठीक है। टीम का मतलब ये होता है कि जैसे वो निर्माण जो उसका समूह बनाते हैं कि हमको इस कार्य को कराना है, उसमें इंजीनियर लगेंगे, कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे, ऑनर लगेंगे, अलग अलग व्यक्ति लगेंगे। तो उन सभी लोगों का एक मैनेजमेंट मतलब एक क्या होता है, एक व्यवस्था बनाकर उस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बनाया जाता है वो होता है ये। तो उसके लिए टीम तैयार की जाती है, तो उसी टीम को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन टीम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन टीम में मुख्य रूप से 3 लोग होते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है ऑनर होता है, एक इंजीनियर होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है। देखिए, इसमें टॉपिक हम वही लिखे हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन टीम से डायरेक्ट हम बता रहे हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि ये मतलब किस तरह इसमें ऑनर, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में संबंध होता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी गुण और इसका वो डिमेरिट्स भी अब एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे ऑनर होता है, फिर इंजीनियर होता है और कॉन्ट्रैक्टर होता है, तीनों के बीच में एक कड़ी होता है, ठीक है ना। जैसे ऑनर वो होता है, जैसे कि कोई भी कार्य हुआ तो ऑनर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। और इंजीनियर क्या करता है, उस पर पूरी व्यवस्था बनाता है कि इस कार्य को कराने के लिए जो इसकी स्पेसिफिकेशन है कि इतने लेवल पे कार्य होना चाहिए, इसकी में जो मटेरियल यूज हो रहे हैं वो इस क्वालिटी का होना चाहिए, उन सब चीज़ों को इंजीनियर देखता है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, इस सभी चीज़ों का जिम्मेदारी लेकर ये कार्य कराता है, ठीक है। एक तरफ से देखिए तो ये क्वालिटी कंट्रोल करता है, ठीक है ना, कि जो चीज़ कराना है वो प्रॉपर वे में उसी क्वालिटी से हो रहा है कि नहीं। और कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उस कार्य को कराता है। और इन दोनों का जो मालिक होता है वो क्या होता है, ऑनर होता है, ठीक है। आप बात को समझ गए होंगे, एग्जाम में आएगा तो आप अपने मन से अच्छे तरीके से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप बात करते हैं, ये चीज़ हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब आता है इसका कि इसमें आखिर करना क्या रहता है। जैसे प्लानिंग करना, ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है कि कोई भी कार्य, कोई भी कंस्ट्रक्शन करानी है तो सबसे पहले क्या करें, प्लानिंग बनाया जाता है कि कहाँ पे करना है, कैसे करना है। और एक प्लानिंग में एक एस्टिमेशन भी आता है, वो उसको प्री एस्टिमेशन बोलते हैं, ठीक ना, कि इसमें कितना कास्ट आएगा, ठीक है, किस पर्पज़ से बना रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, इसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है, प्लानिंग में। प्लानिंग के बाद से क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि प्लान तो आप बना लिए, उसके बाद से आप क्या करेंगे, एक संगठन बनाएंगे, उसकी एक टीम बनाएंगे कि हाँ इसमें इतने लोग कार्य करेंगे, मतलब इतने लोग कार्य नहीं, इतने लोग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको उस हिसाब से एक संगठन बनाना पड़ेगा एक उद्देश्य पाने के लिए। जैसे मान लो आपका उद्देश्य है एक हॉस्पिटल बनाना, तो एक उद्देश्य तो होगा हॉस्पिटल बनाना। और हॉस्पिटल बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, लेबर चाहिए, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उनका क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद से उसमें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से मतलब व्यक्ति चाहिए उसमें। तो उसमें स्टाफिंग कर देंगे कि हाँ इंजीनियर पोस्ट इतने लगेंगे, लेबर पोस्ट इतने होंगे, फोरमैन इतने होंगे, कॉन्ट्रैक्टर इतने होंगे। तो उसमें क्या करेंगे, स्टाफिंग करते हैं। उसके बाद से डायरेक्टिंग करते हैं उसका
कि इसमें स्टाफिंग हो जाते हैं तो फिर अलग अलग स्टाफिंगों का क्या होता है, अलग अलग डायरेक्टिंग होता है, तो उसमें डायरेक्टिंग होता है, उसके बाद से मोटिवेशन भी उसमें रखना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि क्या हो उसमें जो भी आदमी हो उसको लगे कि हम ये अपना कार्य कर रहे हैं, ताकि कार्य करने में क्या हो वो ज़्यादा अपने दिल और जान से कार्य करे, ठीक है ना, तो उसको क्या हो जाएगा ठीक है, तो मोटिवेटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से आता है कंट्रोलिंग, ठीक है, मोटिवेट करना ज़रूरी है कि आदमी मोटिवेट हो जाएगा हाँ कि हमको इस कार्य को अच्छे से करना है, ठीक है, लेकिन उसका कंट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, और कंट्रोलिंग अगर आप सही से नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं ज़्यादा हो जाएंगी, जो कार्य की जो क्वालिटी है घट जाएगी, ठीक है, तो उस हिसाब से कंट्रोलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, या फिर कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो कास्ट भी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोलिंग करने में से कोऑर्डिनेटिंग, देखिए कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कार्य तो सभी लोग कर रहे हैं लेकिन सभी को क्या हो एक दूसरे के प्रति क्या हो मतलब ये भावना हो कि हमें इस कार्य को और ज़्यादा तक मतलब आगे तक बढ़ाना है, मतलब खुद अंदर से भावना हो कि हाँ हम इस कार्य में सपोर्ट कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, तो वो क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग होता है, ठीक है, अपने खुद अपने मन से करें। इसीलिए क्या किया जाता है कंपनियों में क्या कहते हैं एक अलग से मजदूरी मिलने के बाद से भी बोनस की व्यवस्था की जाती है, जिससे क्या हो सभी एक दूसरे का मतलब ये भावना बना रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें ताकि कंपनी को मुनाफा हो तो हमको बोनस मिले, ठीक है, इसके वजह से बोनस वगैरह लाया जाता है, तो क्या होता है ये कोऑर्डिनेटिंग हो जाता है। उसके बाद से कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी अपना बात रख सके कि सर हमको ये प्रॉब्लम है या फिर ये दिक्कत है या व्यवस्था में ये दिक्कत हो रही है, तो ये कम्युनिकेशन इसके वजह से रहता है, ठीक है, तो ये सभी आपके टर्म है। इससे क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको समझे रहेंगे। देखिए हम एक एक पूरा किताबी भाषा नहीं बता रहे हैं कि इसका ऐसे ये है परिभाषा नहीं बता रहे हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं, आप समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में आप हो सकता है उसी चीज़ को अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले प्लानिंग बताए थे, प्लानिंग क्या होता है मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले की बात होती है, मतलब ये करना रहता है, ठीक है, प्लानिंग में। तो देखिए प्लानिंग क्या होता है कि इसको दो तरह से प्लानिंग किया जाता है, ठीक है, एक होता है बाय चार्ट मेथड, एक होता है बाय नेटवर्क मेथड, ठीक है ना। ये दो देखिए ये जो चार्ट है ये क्या होता है जो क्रिया उसमें होना है, जैसे कि देखिए दो चीज़ होता है, एक एक्टिविटी होती है, मतलब एक एक्टिविटी होता है कि हाँ ये एक्टिविटी का मतलब जैसे एग्जाम में कभी एक्टिविटी भी पूछ लेता है, एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी क्रिया है मतलब जैसे कि हम कार्य करा रहे हैं तो नींव का खुदाई करना, ठीक है, फिर नींव चलाना या फिर लिंटर हो रहा है, जैसे जो वर्क होता है ना वो क्या होता है एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। देखिए बाय चार्ट मेथड में क्या होता है कि हम प्लानिंग में क्या होता है कि एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे ग्राफ बन गया, ये जो ये ABCDE होता है ये क्या होता है एक एक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मान लीजिए हम कर दिए कि नींव खुदाई है, उसके बाद से नींव का चलना है, DPC चलाना है, फिर ये मान लीजिए स्ट्रक्चर वर्क हो गया, इसके बाद से ये मान लीजिए लिंटर वर्क हो गया, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटीज़ हो गई और ये आपकी क्या हो गई टाइम हो गई। तो जैसे मान लीजिए ये आपका फाउंडेशन वर्क है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें दो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसमें दो खाने बना देते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो बाय चार्ट में होता क्या है जैसे मान लीजिए इसमें एक हम एक ग्राफ बता दिए, ये आपका टाइम होता है और ये आपका एक्टिविटीज होता है, एक एक कार्य होता है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि इसमें दो खाने होते हैं, पहले तो हम एक खाना बनाते हैं, ठीक है, और नीचे आपका टोटली ब्लैक रहता है, ब्लैक रहता है मतलब कि ये आपकी क्या होती है ये आपकी प्लानिंग वास्तविक होती है, ठीक है, और ऊपर का क्या होता है प्लानिंग होता है। प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि इस पे हम प्लान किए रहते हैं कि ये आपका जैसे मान लीजिए आपका ये फाउंडेशन वर्क है और इस पर दिखा दिए कि ये 5 दिन में मतलब प्लानिंग हुआ है 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कार्य की कई तरह की बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो क्या हो गया कि मान लीजिए वास्तविक हो गया तो कभी इससे ज़्यादा हो जाता है, टाइमिंग ज़्यादा ले लेता है, ठीक है, नीचे का ग्राफ ज़्यादा चला जाता है, तो ये इसमें ये माना जाता है कि क्या हुआ जो प्लानिंग टाइम था उससे ज़्यादा टाइम लग गया, या कभी ये हो सकता है कि काम फास्ट हो गया और हर एक व्यवस्था अच्छे से हो गई और समय से पहले कार्य हो गया, तो ये क्या होता है ये नीचे चला जाता है, पीछे चला जाता है ग्राफ, ठीक है, ये वास्तविक वाला पूरा कलर रहता है, ठीक है, तो मार्कर नहीं चल रहा है एडजस्ट कीजिए, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया चार्ट मेथड, ठीक है, तो ये आपका पूरा नीचे का पूरा कलर रहता है, ठीक है ना, पूरा ये डार्क होता है, बुक में देख लीजिएगा, ठीक है।
तो इस तरह एक बाई चार्ट मेथड। अब आते हैं बाई नेटवर्क मेथड। देखिए बाई नेटवर्क मेथड में क्या होता है, इसमें दो तरीका होता है, एक PERT होता है और एक होता है CPM। CPM को क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं। इस तरीके से भी क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो देखिए नेटवर्क मेथड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक हम तीर से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि ABCD, इसमें भी ABCD लिखा है ना, जैसे ABCD दिखाता है कि कौन सा वर्क है, ठीक है। और ये क्या होता है, आपका इवेंट होता है, पहला दूसरा तीसरा, कि एक से लेकर ये काम चला, फिर दूसरा ये काम, फिर तीसरा ये काम, ठीक है। तो 4 ऐसे करके एक एक इवेंट होता है। तो मान लीजिए पहला कार्य हुआ, दूसरा कार्य हुआ, तीसरा कार्य हुआ, ठीक है ना। तो मान लीजिए कभी होता है कि जैसे तीसरा कार्य हुआ तो यहीं से चौथा भी कार्य स्टार्ट हो जाता है, पांचवा भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इधर भी देखिए मार्कर नहीं चल रहा है, बस समझिए आप, यहाँ से भी और भी कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे आपका जाल बन जाता है, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए हो गया, तो इससे क्या होता है, जाल बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं बाई नेटवर्क मेथड। देखिए इसी में CPM आता है। तो देखिए एग्जाम में क्या होता है कि इसका चांस कम रहता है पूछने का, ज़्यादा चांस रहता है CPM मेथड पूछने का। देखिए CPM मेथड होता क्या है, इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा। तो क्या पूछता है, इसका गुण पूछता है, ये क्या है, और इसके डिमेरिट्स भी पूछते हैं। देखिए इसका गुण क्या हुआ, गुण ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या हुआ, नेटवर्क हुआ, तो इसमें हमें क्या होता है, पुनः अनुमान लग जाता है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और कौन कौन सी क्रियाएं, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस एक्टिविटीज़ के बाद है, इसका भी पता चल जाता है। और इस हिसाब से हम क्या करते हैं, सुचारू रूप से काम भी चला सकते हैं, मतलब कार्य चलेगा। और भी गुण हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमको पता है कि ये दूसरे के बाद से ये तीसरा वाला ये और ये इवेंट है, मतलब ये क्या है, एक्टिविटीज़ है, तो हम उस हिसाब से सामान की व्यवस्था कर लेते हैं। जैसे मशीन इक्विपमेंट्स होते हैं ना, तब हमें ये भी पता है कि ये मान लीजिए यहाँ तक है, तो ये तीनों खत्म होने के बाद से ये हमारा स्टार्ट है, फिर यहाँ से ये स्टार्ट है। तो हमें ये पता रहेगा कि यहाँ से फिर डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ पे इक्विपमेंट एक लग रहा है, इक्विपमेंट 1 लग रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए इक्विपमेंट 1 लग रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लेने के बाद से डायरेक्ट उसको मतलब दे देते हैं, भाड़ा नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट जब यहाँ पे टाइमिंग आएगा तब हम लगाएंगे, जिससे क्या होगी, हमारी कास्ट कम आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, CPM के गुण होते हैं। और इसके अवगुण क्या है कि जैसे मान लीजिए ये प्लानिंग के दौरान बनाया जाता है, तो ये बनाना मतलब एक स्किल्ड आदमी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पुराने अनुभव भी इसमें जुड़े होते हैं और इंजीनियर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होता है कि इसमें थोड़ा एक पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम भी जाता है, ठीक है ना, और भी इसके डिमेरिट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया CPM मेथड से। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है कि ये क्या होता है कि एक उद्देश्य के लिए, ठीक है ना, कोई एक उद्देश्य के लिए, जैसे मान लीजिए आपका आता है इसरो में क्या है, एक उद्देश्य है ना कि हाँ हमको स्पेस के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है, लेकिन उसमें क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इसमें भी एक ही उद्देश्य के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के आदमी को क्या किया जाता है, एक समूह बनाया जाता है। समूह मतलब एक टीम बनाई जाती है। तो वो जो टीम होती है स्किल्ड लोगों की, ठीक है ना, तो क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ठीक ना। देखिए और इसमें क्या पूछा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा चांस आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पूछने का। देखिए क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से हमें क्या करना है, कार्य को चलाना है, ठीक है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया लेखा अधिकारी, ठीक है, और ये हो गया स्थल अभियंता। स्थल अभियंता का मतलब जो क्या होते हैं, डायरेक्ट साइट पे विजिट करते हैं, कार्य को कराते हैं। और ये लेखा अधिकारी जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑफिस में बैठकर मतलब एक तरह से समझिए तो मैनेजिंग का कार्य करते हैं, ठीक है ना। देखिए और ये दोनों, और इसमें भंडारी हैं, अनुरक्षण मतलब फोरमैन है मेंटेनेंस का, और ये क्या है, फोरमैन है कंस्ट्रक्शन का। मान लीजिए थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है इस मेथड से कि इसमें ये जो दो लोग हैं, इन तीनों के अपर के अधिकारी हैं, ठीक है, इसके ऊपर वाले चयन हैं। और इसमें देखिए ये जो फोरमैन है, जैसे मान लीजिए भंडारी है, तो ये देखिए ये क्या है कि इनके अंडर में है और इनके भी अंडर में है, ठीक है ना, ये इनके भी अंडर में आते हैं। लेकिन देखिए ऐसे एक ग्राफ बनाना छोड़ दिए हैं ऐसे, लेकिन ये क्या होते हैं, आंशिक रूप से अंडर में आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये मान लीजिए भंडारी है, खाना बनाने का कार्य कर रहे हैं, और ये आपके स्थल अभियंता है, इंजीनियर है, तो ये तो इनके अंडर में है। लेकिन ये मान लीजिए ये खाना बनाने की तो कला इनके अंदर है नहीं कि अगर इसमें कोई कमी हो तो डायरेक्टली इनको डांट सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इनके ये मालिक हैं, लेकिन आंशिक रूप से हैं। लेकिन ये देखिए मेंटेनेंस वाले हुए, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन वाले हुए, इन दोनों का तो इंजीनियर हैं,
एक एक चीज़ के बारे में इनको पता है, तो कोई भी मिस्टेक होगा तो डायरेक्ट इनके अंडर में आएगा। तो ये देखिए डायरेक्टली रूप से इनके क्या है, अंडर में है, ठीक है। और ये देखिए कंस्ट्रक्शन जो वर्क हो रहा है इनके अंडर में वो भी हैं, लेकिन फुल रूप से नहीं है, मतलब कि देखिए ये आंशिक रूप से है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, ये सिस्टम बनाता है। ये दो लोग भी आपस में लेवल में हैं, लेकिन आंशिक रूप से हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो देखिए इससे हमें गुण और डिमेरिट्स दोनों पूछता है एग्जाम में। तो गुण में आ जाएगा कि क्या होगा, एक सिस्टम बना होता है, इससे क्या होगा, कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है और सभी में एक दूसरे में सद्भावना की भावना बनी रहती है, ठीक है। और इसके डिमेरिट्स में क्या आ जाता है, डिमेरिट्स में आ जाता है जैसे मान लीजिए एक ही है, ये फोरमैन है मेंटेनेंस के, अनुरक्षण। मेंटेनेंस का मतलब जैसे कि कोई कार्य हो गया है, ठीक है ना, या फिर कार्य चल रही हो तो उसमें मेंटेन रखे रहना, व्यवस्था को मतलब बनाए रखना, ठीक है ना, वो मेंटेनेंस वर्क में आता है, अनुरक्षण में, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये मेंटेनेंस ही हैं, ये इनके कितने मालिक हैं, 2 बॉस हो गए, ठीक है ना। इनके भी देखिए ये भी बॉस हो जा रहा है, ये भी आंशिक रूप से हो रहे हैं, लेकिन हो रहा है ना। तो इसमें एक ही आदमी के 2 बॉस 3 बॉस हो जाते हैं। तो ये थोड़ी कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। आप बुक से अभी इसको हम समझा दिए हैं, बुक से आप इसके गुण अवगुण आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं श्रमिक कल्याण। देखिए श्रमिक कल्याण क्या होता है कि जैसे लेबर जो होते हैं उनको देखिए असली जो मेन कार्य होता है वो लेबर पे डिपेंड होता है। लेबर अगर ना रहे तो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो लेबर को देखिए श्रमिक कल्याण का मतलब कि लेबर जो कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद भी उनको जो मजदूरी मिलती है वो मजदूरी के बाद से भी अलग से फंड दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से कार्य करें, खुश रहें और उनके ऊपर माइंड स्ट्रेस ना आए, ठीक है। तो वो जो व्यवस्था की जाती है वो श्रमिक कल्याण के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो उनको श्रमिक कल्याण, उनको बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे कि उनके लिए क्या की जाती है, हाउस की व्यवस्था की जाती है, कैंटीन की व्यवस्था की जाती है, मेडिकल सुविधा दी जाती है, ठीक है। और भी उनकी जो भी नेसेसरी मतलब जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि वो क्या हो, उनके ऊपर स्ट्रेस ना आए और कार्य को अच्छे से कार्य करे। और देखिए दिमाग पे स्ट्रेस रहेगा तो आदमी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेस मुक्त रहे तो अच्छे से कार्य करेगा और उसमें सहभागी, वो कार्य का अपना एक हिस्सा मानकर कार्य करेगा। क्योंकि आप कंपनी है तो कंपनी अगर लेबर को अपना हिस्सा समझ रही है, इसका मतलब उसको हर एक व्यवस्था दे रही है, तो ये भी क्या होगा, अच्छे से उसका अपने एक हिस्सा मानकर मन से कार्य करेगा, ठीक है। इसीलिए क्या किए थे, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, देखिए। और इसीलिए श्रमिक का क्या किया गया, एक अधिनियम बनाया गया, ठीक है। एक नहीं मतलब अधिनियम बनाया गया है। देखिए अधिनियम क्यों बनाया गया है, जैसे मान लीजिए श्रमिक हैं, उनके जो श्रमिक होते हैं उनकी ज़्यादा वो मतलब उतनी मजबूती नहीं होती है कि मालिक से लड़ सके या फिर अपनी व्यवस्था की मांग कर सके। तो उसके लिए अधिनियम बनाया गया। जैसे मान लीजिए वेतन भुगतान अधिनियम 1936 में, ये सब क्या है, उसके टाइमिंग शो कर रहा है कि इस टाइमिंग में ये अधिनियम बने, ठीक है। जैसे वेतन अधिनियम हुआ, वेतन भुगतान अधिनियम का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई लेबर है, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो क्या करते हैं, कंपनियाँ कम कास्ट में लेबरों को लेना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये इस अधिनियम के अंतर्गत ये डिफाइंड रहता है कि मिनिमम वेतन एक बाध्य रहता है कि आप कम से कम इतना वेतन आपको देना है तो देना है, इतने टाइमिंग इस स्किल लेबर के लिए, ठीक है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत ये आपका है, ठीक है। न्यूनतम वेतन वही हुआ, ठीक है। और ये वेतन भुगतान मतलब टाइमिंग का भी इसमें जिक्र होता है कि पर मंथ में या सप्ताह में या फिर जैसे टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं उस हिसाब से आपको देना है। और श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम है, ये है 1927। क्षतिपूर्ति अधिनियम को जैसे मान लीजिए कोई लेबर है, कार्य कर रहा है, कार्य करने के दौरान उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसको बहुत बड़ी हानि हो जाती है, तो क्या होगा, उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, उसकी क्षतिपूर्ति मालिक करेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का नियम इस अधिनियम में लिखा गया। और ठेका श्रमिक, अभी हम आपको बताएं, ठेका श्रमिक को जैसे मान लीजिए ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार का मेन पर्पज़ क्या होता है कि अगर हमको कोई टेंडर मिला है 5 लाख में तो हम उसको जितना मिनिमम में मिनिमम करा सकें, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम करना चाहता है, ठीक है। तो देखिए अगर उस सामान में तो कमी करता है, लेकिन सामान में कमी करना थोड़ा मुश्किल रहता है, थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकेशन दी गई रहती है। जो टेंडर आता है ना, उसमें क्वालिटी में दिया रहता है कि आपको इस ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है, आपकी इस कंपनी की सीमेंट यूज करना है, हर एक चीज़ें उसमें दी गई रहती हैं। तो क्या करता है, वो श्रमिकों में कटौती करता है। अगर फ्री है तो क्या करता है, ये ठेकेदार इसकी कमी ना करे, ठीक है,
व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाएं, अपने कमाने की वजह से, अपने कमाने के लिए दूसरों का नुकसान न करें। इसके लिए ठेका के अंदर जो श्रमिक कार्य करते हैं उनके नियम भी, उनके ऊपर भी अधिनियम बनाएगा 1970 में, ठीक है। तो ये आपके अधिनियम आते हैं, आप इसको बुक से एक एक बार अधिनियम आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा, और ये आप याद कर लीजिए, इतने याद कर लेंगे, इससे कहीं भी क्वेश्चन आएगा आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से ट्रेड यूनियन, आप अक्सर देखे होंगे कि यूनियन, आप मूवी भी देखते होंगे तो इसमें आता है कि हाँ ये हमारी यूनियन लीडर है, ठीक है। देखिए यूनियन लीडर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी कार्य है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लेबर हैं, ठीक है। तो लेबर है तो लेबर की जो मांगे होती है, जैसे उनको कोई प्रॉब्लम है, पैसे उनके वेतन कम मिल रहे हैं और कुछ भी है, तो लेबर बहुत ज़्यादा हैं तो जाकर मालिक से बात नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उनकी स्टेटस दूसरा होता है, इनका स्टेटस दूसरा होता है। तो क्या होता है कि लेबर में क्या होता है कि एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, एक मतलब समूह बनाते हैं और समूह में एक लीडर को चूज कर देते हैं कि ठीक है हमारा जो भी निर्वहन का कार्य करेंगे ये करेंगे, ठीक है। और जो वही जो क्या होता है, मान लीजिए कार्य करने वाले का ग्रुप हो गया, इसमें से एक क्या हो गया, एक इसका मतलब इन लोगों का नेतृत्व करने वाला एक हो गया, और ये क्या होता है, कड़ी होता है मालिक, यहाँ पे मालिक है तो मालिक डायरेक्ट इनसे बात करेगा और ये जाकर सभी लेबरों में अपनी बात को रखेंगे, या फिर लेबरों के बात को जाकर ये मालिक से रखेंगे। तो क्या हो गया, इसके ये लीडर हो गए। तो ये जो व्यवस्था बनाई जाती है, जो ग्रुप बनाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ये क्या है समझ गए, और इसके कार्य क्या है, मालिक की जो भी बातें हैं इन तक पहुंचाना, और इनकी बातें मालिक तक पहुंचाना, या फिर इनके अधिकारों की अगर हानि हो रही है तो हानि के लिए क्या करें, लड़े, ठीक है, इनका हानि ना होने दे। तो ये इसका कार्य हो गया, ठीक है। और भी इसके टॉपिक है तो आप बुक से देख लीजिएगा, या तो आप इसको मेंटेन कीजिएगा। देखिए हमने क्या किया है कि समय तो कम है, वीडियो 30 तारीख के आसपास में आपके पास आपका एग्जाम है, तो हम क्या कहें कि कुछ क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं कि 20-25 क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको CMD में लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको कम्युनिटी टैग में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हम इसको डाल देंगे, ठीक है। आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, ताकि एग्जाम में आए तो आप कैसे भी, इस देखिए मैटर वही रहता है, एग्जाम क्या करते हैं इसको घुमा कर क्या है, क्या को कैसे कर देता है, कैसे को क्या कर देता है, तो आप समझे रहेंगे तो कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप घुमाकर वैसे लिख देंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम फोटो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में या फिर इसके कम्युनिटी टैग में डाल देंगे। दोनों जो एग्जाम 30 तारीख तक है, तो हो सकता है कि उस समय तक आपका CMD का वीडियो मतलब डाला भी जा सकता है, नहीं भी डाला जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा रहता है, तो फिर धन्यवाद, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।